नमस्कार दोस्तों, ये दिन था 6 मई 1937। न्यू जर्सी के लेक हस्ट नेवल एयर स्टेशन पर सैकड़ों लोग अपने कैमरे और दूरबीन लेकर खड़े थे। दूर आसमान में एक सफेद रंग की विशाल एयरशिप धीरे धीरे पास आ रही थी। ये एयरशिप थी LZ-129 हिंडेनबर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ता हुआ जहाज। कई लोग अपने रिश्तेदारों का स्वागत करने आए थे, कुछ सिर्फ इसे देखने और कुछ पत्रकार इसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अगले कुछ मिनटों में एक ऐसी घटना देखेंगे जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। एक जोरदार धमाका, आग का गोला और फिर सब कुछ राख। बस मात्र 34 सेकंड और पूरा सपना खत्म। सवाल यह है कि ये सपना टूटा कैसे? ये कोई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? मैं पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाता हूं, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उन्नीस 1930 के दशक में हवाई जहाज उतने बड़े और शक्तिशाली नहीं थे कि अटलांटिक महासागर को आसानी से पार कर सके। उस समय लंबी दूरी की लग्जरी यात्रा का एकमात्र और भरोसेमंद तरीका था एयरशिप। हिंडनबर्ग को जर्मनी की कंपनी लुफ्टिश्फाउ ज़ेपेलिन ने डिजाइन किया था और नाम रखा गया जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर। इसकी लंबाई 804 फीट यानी कि 245 मीटर थी, व्यास डायमीटर 135 फीट का यानी 41 मीटर था और इसका वजन करीब 242 टन था। भरी हुई गैस का वॉल्यूम 7 मिलियन क्यूबिक फीट जो कि हाइड्रोजन गैस थी और इसकी स्पीड थी तकरीबन 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक। इसमें यात्रियों की क्षमता 50 प्लस होती थी और 60 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें इंजन 4X डीजल इंजन था जो 1200 हॉर्स पावर था। मतलब ये किसी विशाल इमारत से कम नहीं थी, लेकिन हवा में तैरता हुआ एक विशाल महल समझ लो इसको। इसमें कुल 97 लोग सवार थे, जिनमें 36 यात्री, 17 जर्मन, 6 अमेरिकी और बाकी यूरोप के अलग अलग देशों से थे। 61 क्रू मेंबर, जिनमें पायलट, इंजीनियर, स्टूवर्ड, कुक, रेडियो ऑपरेटर शामिल थे। ये बहुत ही लग्जरी एयरशिप थी जिसके अंदर कारपेट बिछे हुए थे, डाइनिंग हॉल, मतलब डाइनिंग रूम में सिल्वर प्लेट्स, पियानो, लाइब्रेरी और सोने के लिए निजी कैबिन, प्राइवेट कैबिन तक, यहां तक कि एक स्मोकिंग रूम भी था। हालांकि हाइड्रोजन गैस के साथ स्मोकिंग की अनुमति सुनकर आज हमें पागलपन जरूर लगेगा। एक्चुअली 1930 के दशक में जर्मनी नाजी पार्टी के शासन में था और एडोल्फ हिटलर ने एयरशिप को प्रचार का हथियार बना दिया था। हिंडनबर्ग पर बड़े बड़े स्वास्तिक चिन्ह बने होते थे जो कि नाजी पार्टी का सिंबल था। आपने उनका चिन्ह देखा होगा, स्वास्तिक के साइन। और इसे विदेशों में जर्मनी की इंजीनियरिंग की ताकत दिखाने के लिए भेजा जाता था। यह सिर्फ एक परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, बल्कि जर्मन गर्व, राजनीतिक शक्ति और उनकी इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुका था। फिर बात आती है 3 मई 1937 की, जब हिंडनबर्ग ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरी। मौसम शुरू में बहुत अच्छा था, यात्री बहुत उत्साहित थे, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले मौसम खराब हो गया। अटलांटिक पार करने में से 3 दिन लगे। 4 और 5 मई को अटलांटिक पार करते हुए यात्रियों ने आरामदायक यात्रा का आनंद लिया। यात्रा के दौरान यात्री आराम से डिनर करते, पियानो सुनते और डेक से अटलांटिक महासागर का नजारा देखते। लेकिन 6 मई की शाम को जब ये न्यू जर्सी पहुंचा तो बारिश और बिजली का खतरा था, इसलिए लैंडिंग में देरी हुई। 6 मई को दोपहर को न्यू जर्सी के पास पहुंचते ही मौसम खराब हो गया। बिजली और बारिश की संभावना थी। कप्तान मैक्स प्रूस ने लैंडिंग में देरी करी। फिर उसी दिन 6 मई को शाम को 7 बजे मौसम थोड़ा सुधरने पर हिंडनबर्ग को लैंडिंग के लिए अनुमति मिलती है। शाम तकरीबन 7:25 पर हिंडनबर्ग लैंडिंग की पोजीशन में आया। जमीन पर क्रू मेंबर ने रोप पकड़ना शुरू किया। इसमें बड़ी बड़ी रस्सियां होती थी, क्रू मेंबर रोप पकड़ते थे, उनको बांधते थे, फिर इसको उतारते थे।
रोप पकड़ने के बाद यहाँ ये एयरशिप वेदर को काउंट करने के लिए एक शार्प 90 डिग्री का टर्न लेता है। तभी पूंछ के ऊपर हल्की सी लपट दिखाई देती है। जमीन पर मौजूद कुछ लोग इसे नोटिस करते हैं। अचानक आग फैलने लगती है और क्रू मेंबर घबरा कर चिल्लाने लगते हैं। आग की लपटें तेज होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, यानी यात्री खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो चीखने लगते हैं। पूरी एयरशिप एक साइड में झुकने लगती है और लपटें बीच के हिस्से तक पहुंचने लगती हैं। यात्री कूदने की कोशिश करते हैं और कुछ तो जमीन से 60 से 80 फीट की ऊंचाई से गिरने लगते हैं, मतलब गिरते हैं जान बचाने के लिए। इंजन और मेटल के स्ट्रक्चर पिघलने लगती है और जमीन पर मौजूद लोग पानी और आग बुझाने के उपकरण लाने की कोशिश करते हैं। मात्र 34 सेकंड में हिंडनबर्ग पूरी तरह जमीन पर गिर चुका था और यह आग का गोला बन जाता है। इस हादसे में मरने वालों में 13 यात्री थे, 22 क्रू मेंबर और 1 ग्राउंड क्रू का सदस्य, और 62 लोग इस हादसे में बच गए, जिसमें कई ने आग की लपटों से कूदकर या भागकर जान बचाई। हादसे के तुरंत बाद फायर फाइटर्स और मेडिकल टीमें पहुंची। घायल यात्रियों को पास के अस्पतालों में भेजा गया और नाजी जर्मनी ने तुरंत एक जांच की टीम अमेरिका रवाना करी। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया के अखबारों के पहले पन्ने पर छपे। कई हॉलीवुड फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में यह हादसा दिखाया गया। इसके ऊपर कई सारी कहानियां बनी और हिंडनबर्ग शब्द आज भी बहुत बड़े और असफल प्रोजेक्ट्स के लिए एक रूपक यानी मेटाफर के रूप में इस्तेमाल होता है। उस समय इस हादसे को एक रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिस ने लाइव रिकॉर्ड किया था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शब्द थे, ओ द ह्यूमैनिटी, ऑल द पीपल आर, इस प्रकार के मतलब कांपते हुए स्वर थे। ये लाइन इतिहास की सबसे मशहूर डिजास्टर कॉल बन गई। फोटोग्राफर और कैमरामैन के फुटेज ने इसे हमेशा के लिए दुनिया की याद में दर्ज कर दिया। इसके बाद इस घटना पर जांच होती है और कुछ थ्योरीज सामने आती हैं जो अलग अलग कहानियां कहती हैं। सबसे पहली थ्योरी, तकनीकी वजह, माना गया कि लैंडिंग के समय एयरशिप पर स्टैटिक चार्ज जमा हो गया और जैसे ही रोप को रस्सी को जमीन से छुआ एक स्पार्क बन गया और हाइड्रोजन गैस भड़क गई। इस वजह से हादसा हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो शार्प टर्न लिया था पायलट ने वो नहीं लेना चाहिए था। और दूसरी थ्योरी सामने आई कि कुछ लोगों ने इसे नाजी जर्मनी के खिलाफ एक साजिश माना। कुछ ने कहा कि कोई नाजी विरोधी व्यक्ति या अमेरिका में काम कर रहा एजेंट इसमें बम रखकर चला गया था, लेकिन इस थ्योरी की कोई ठोस और खास सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए ये फेल हो गई। फिर तीसरी बात करी गई कि मटेरियल फॉल्ट भी बताया गया कि ये जो एयरशिप जिस मटेरियल से बना था उसको बनाने में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। आधुनिक जांच में यह पाया गया कि जो बाहर का फैब्रिक था उसमें आयरन ऑक्साइड और सेलुलाइड एल्यूमिनियम पेंट था जो बारूद की तरह जल सकता था। इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा थे उस समय, जर्मनी और इन लोगों की आपस में टेंशन चल रही थी, इसके कारण कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकले। लेकिन हिंडनबर्ग हादसे के बाद दुनिया भर में हाइड्रोजन एयरशिप का उपयोग लगभग खत्म हो गया और इसके बाद यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा का भरोसा सिर्फ एरोप्लेन पर शिफ्ट हो गया। यह हादसा सिर्फ एक मशीन का अंत नहीं था, यह एक युग का अंत था और आज भी इतिहासकार और वैज्ञानिक इस पर बहस करते हैं कि इस हादसे की असली वजह क्या थी। 2020 में इसके ऊपर एक विस्तृत केस स्टडी हुई और उसमें बताया गया है कि मौसम, डिजाइन और हाइड्रोजन गैस तीनों ने मिलकर इस आपदा को जन्म दिया। लेकिन किसी को भी इन सब चीजों पे 100% यकीन नहीं है, इसकी अलग अलग वजह बताई जाती है। यही वजह है कि हिंडनबर्ग आज भी इतिहास का सबसे बड़ा और अनसुलझा एयर डिजास्टर माना जाता है और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था। लेकिन हिंडनबर्ग हमें याद दिलाता है कि इंसान की बनाई सबसे बड़ी तकनीक भी एक चिंगारी के सामने बेबस हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिंडनबर्ग का हादसा एक दुर्घटना थी या किसी ने इसे प्लान किया था? मुझे लगता है यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि उस समय की टेक्नोलॉजी, राजनीति और इंसानी अहंकार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले सपनों को भी बस एक चिंगारी खत्म कर सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और अगर इतिहास के ऐसे रहस्य आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिलीज ग्रुप में वीडियो को जरूर भेजें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार।